कुछ पेनिनसुलर रिवर के नाम लिख लेते हैं जो हम लोगों को करना है, शायद हमने नाम लिखे भी होंगे, और जो कुछ बेसिक। Yes, sir. हाँ, तो पहली बात है पेनिनसुलर रिवर इज अ सीजनल रिवर. ओके, इज ए सीजनल रिवर. सबसे पहली बात है दैट इज अ सीजनल रिवर. पेनिनसुलर रिवर is a seasonal river, not flow 12 month. Second thing, peninsular river flow in 3 direction. 3 डायरेक्शन में फ्लो होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ ईस्ट एंड इस तरह से बात करते हैं. 3 इसका जो फ्लो है, ये जो बेसिन है, वो 3 तरह फ्लो है. ईस्ट टू वेस्ट फ्लो, एंड सेकंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. Northwest to southeast. And second, east to, okay, second Western Ghats River, या कह सकते हैं east to west. In this east to west means a Rift Valley River. Okay, Rift Valley River. Rift Valley River like Narmada, Mahanadi, Tapi, Rift Valley River, and northwest to southeast river. देखिए क्या है, आपको समझेंगे. एक तो ये वाला है एरिया, एंड सेकंड ये वाला एरिया है, एंड थर्ड ये है. तो 3 बेसिन है, तो ध्यान रखना है. 3 बेसिन इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ खंबात. 3 जगह पे रिवर फ्लो होता है. इन यूपीएससी 2012 आस्क्ड क्वेश्चन, नर्मदा रिवर flow east to west, first sentence, and second sentence was the flow of Narmada river is according the peninsular slope. So second sentence is not correct, that is wrong. The flow of Narmada river is not according the slope. The river of Narmada flow in the drift valley. The slope of peninsula is a northwest to southeast. जो पेनिनसुला का जो स्लोप है वो ये है, ठीक है. जो स्लोप है वो ये है, ये स्लोप है पेनिनसुला का, ठीक है. जो नर्मदा रिवर है वो स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं करती है, वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है. ओके, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि पेनिनसुला रिवर इज अ सीजनल रिवर, मतलब वो हमेशा फ्लो नहीं करती. और 3 बेसिन है बेसिकली, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ खंबात एंड अरेबियन सी. जो रिवर वेस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं, और जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं वो बे ऑफ खंबात. बे ऑफ खंबात मींस दैट रीजन बे ऑफ खंबात. ओके, कुछ रिवर यहाँ पे हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट रिवर नर्मदा बेसिन. कुछ नर्मदा बेसिन की बात करेंगे हम. Okay, Narmada Basin. Narmada Basin. That basin is in MP,
एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो कुछ इस बेसिन है ना, एंड राजस्थान, राजस्थान नर्मदा बेसिन। ठीक है, तो कुछ कुछ एरिया है बेसिन, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड राजस्थान। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रिवर हैं, जैसे साबरमती है, वो रिवर वो आती है, ठीक है, वो आती है अरावली से, तो साबरमती रिवर है वो भी इसमें मिलती है इसी बेसिन में, तो इसमें राजस्थान भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्मदा रिवर की ओरिजिन की। ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। origin of Narmada river is Amarkantak, Amarkantak. Okay, western part of Vindhyachal and Satpura, Satpura. तो क्या है इसका, अमरकंटक है, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। That is the western part of Vindhyachal and Satpura, वहां से फ्लो होती है। और ये किसमें फ्लो करती है, फ्लो इन रिफ्ट वैली। ओके, रिफ्ट वैली, रिफ्ट, देखिए वैली यहाँ पे रिफ्ट मतलब बिटवीन द ब्लॉक माउंटेन, बिटवीन टू ब्लॉक माउंटेन वैली इज नोन एज अ रिफ्ट वैली। जैसे मान लीजिए ये कोई रीजन है, ठीक है, ये कोई एरिया है और ये बीच वाला एरिया का सब, ये एरिया सबडक्ट हो जाता है, ये एरिया क्या होता है, सबडक्ट हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। तो इसी तरह से अगर हम इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे विंध्याचल एंड सतपुड़ा है, तो इसके बीच में जो वैली है दैट इज नोन एज अ रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली के हिसाब से जानी जाती है। तो ये है इसमें नर्मदा और ठीक, अमरकंटक हिल से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये और इसमें कुछ रिवर्स हैं, जैसे तापी है, ये इसकी मेन रिवर है तापी। तो इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है, माउथ है बे ऑफ खंबात, है ना, बे ऑफ खंबात। तो खंबात की खाड़ी इसका मुहाना है, खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है, यानी माउथ है, बे ऑफ खंबात। The river of Narmada not create the delta, don't, इसमें कोई डेल्टा क्रिएट कर नहीं करती है, ये ऐश्वर्य बनाती है। क्या है ये, एस्ट्रीज बनाती है, एस्ट्रीज, ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती, तो ये ध्यान रखना है, दैट इज नॉट फॉर्म डेल्टा, ये डेल्टा फॉर्मेट नहीं करती, केवल ये ऐश्वर्य बनाती है। तो ये थी नर्मदा रिवर। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा रिवर में और कौन कौन सी रिवर हैं, तो जैसे तापी है, माही है, ये रिवर हैं। नेक्स्ट रिवर इसमें देखते हैं तापी रिवर, तापी रिवर, तो ये इंपॉर्टेंट है खासकर इसमें, तापी रिवर। तापी रिवर ओरिजिन फ्रॉम सतपुड़ा, ओके, सतपुड़ा से ये ओरिजिन होती है, सतपुड़ा रेंज से, और ये भी कहाँ गिरती है, ये एमपी में, और ये कहाँ गिरती है, माउथ कहाँ इसका है, खंबात, बे ऑफ खंबात, बे ऑफ खंबात। ठीक है, और इसी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सूरत इज अ बैंक ऑफ तापी, जो सूरत है वो इसी के किनारे पर है। ठीक है, जो सूरत सिटी है वो इसी किनारे पर है, तापी रिवर पर, सूरत, सूरत सिटी। तो नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो होती है। बाकी इसमें जो ट्रिब्यूटरी है वो हम लोग 9th 11th क्लास में सारी देखेंगे, यहाँ पर बस एक ही है इसमें, नर्मदा और तापी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गोदावरी। गोदावरी की बात करें, क्योंकि हम लोग अगर सारी रिवर यहाँ देखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा और फिर ऐसा लगेगा एनसीईआरटी कम हो पाएगी। तो कोशिश करते हैं जो चीजें उसी को कवर करें। गोदावरी, गोदावरी रिवर जो है वो गोदावरी अगर बात करें बेसिन की, गोदावरी बेसिन कहाँ पर है? गोदावरी बेसिन इज इन छत्तीसगढ़, ओके, एंड हाँ सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र में भी है गोदावरी, और हाँ छत्तीसगढ़ कुछ रीजन को कवर करता है, और तेलंगाना कवर करता है, और उड़ीसा को भी कवर करता है कुछ रीजन में, एंड आंध्र प्रदेश। मेन हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रिवर, ओके। ओरिजिन ऑफ रिवर इज नासिक से निकलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो गोदावरी का जो ओरिजिन है दैट इज नासिक इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट पे। और ट्रिब्यूटरी कुछ लिख लीजिए इसकी कौन कौन सी, जैसे पूर्णा, बरधा, मंजीरा, ये इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरी, इसकी लिख लीजिए कुछ ट्रिब्यूटरीज। पूर्णा, बरधा, एक बार एग्जाम में पूछी थी मंजीरा, है ना, मंजीरा रिवर आई थी एक बार एग्जाम मेंस के पेपर में, मंजीरा रिवर। तो मंजीरा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी इज नॉन एज ओल्ड गंगा एंड नॉन एज द साउथ गंगा। गोदावरी को ओल्ड गंगा भी कहते हैं, साउथ गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर है उनमें सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करता है वो यही नदी कवर करती है। ओल्ड गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गंगा रिवर है उससे पहले की नदी है ना, गंगा रिवर से ये पहले की रिवर है, इसलिए इनको ओल्ड गंगा कहते हैं, ओके। एंड साउथ गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एरिया ज्यादा है। तो ये पूछ सकता है कि मंजीरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, और इसका माउथ पता ही आपको है ना, माउथ कहाँ पर है? ये बे ऑफ बंगाल। एक बार हम इनका नदियों क्रम बता दे रहे हैं आपको तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे कुछ नदियां हैं जो आपसे बेसिक पूछी जाती हैं यहाँ से, देखिए मैप में समझ लीजिए। जैसे ये इंडिया है तो इंडिया में पहली रिवर है वो है महानदी, ठीक है, महानदी। कभी हो सकता है आपसे क्रम पूछ ले, महानदी। सेकंड है गोदावरी, है ना, गोदावरी। एंड थर्ड इज कृष्णा, एंड फोर्थ इज कावेरी। तो इस तरह से कभी क्रम पूछ सकता है आपसे, नॉर्थ टू साउथ। तो पहली महानदी है, दूसरी गोदावरी है, और तीसरी कृष्णा है, और फिर लास्ट में कावेरी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं महानदी की। गोदावरी बड़ी थी, पहले हमने बात कर ली। महानदी, महानदी की जो ओरिजिन है दैट इज हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ की हाईलैंड एरिया से निकलता है, ओरिजिन ऑफ महानदी फ्रॉम छत्तीसगढ़ हाईलैंड। छत्तीसगढ़ का हाईलैंड है वहां से निकलता है, और ये उड़ीसा में पहुंचता है ना। और जो माउथ है इसका वो है उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है महानदी के बारे में। यस अफरोज, क्या इंपॉर्टेंट है महानदी के बारे में, कुछ बताएंगे? एनी पार्टिकुलर? नहीं पता सर।
दुनिया का एशिया का सबसे लार्जेस्ट हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी पे। लार्जेस्ट डैम ऑफ एशिया, लार्जेस्ट डैम ऑफ एशिया हीराकुंड डैम। इस पे हीराकुंड डैम बना हुआ है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम है जो एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट इन एशिया, लार्जेस्ट इन एशिया। तो ये सबसे बड़ा है एशिया में, सबसे बड़ा है ये एशिया में, तो ये चीज ध्यान रखना है। और हीराकुंड है एक, भाखरा नागल डैम है जो पहले बात की सतलुज पे है ना, और फरक्का डैम है जो दामोदर नदी पर है, और हीराकुंड डैम है। कुछ ऐसे डैम है जो एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, बता सकते हैं हीराकुंड जो डैम है वो किसके लिए बनाया गया था? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए? दैट वाज फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है, हीराकुंड डैम। जो देखिए एक चीज समझिए, आपको जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो भी चीजें हुई थी, जो भी डेवलपमेंट हुए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 51 to 56, that was related to agriculture. हीराकुंड डैम एंड भाखरा नागल डैम, तो ये जो दोनों डैम बने थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, ये आपको सबको पता है, तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो महानदी ओरिजिन ऑफ हाईलैंड्स छत्तीसगढ़, माउथ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, और महानदी है, और हीराकुंड डैम बना हुआ है, और ये इंडिया लार्जेस्ट है एशिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर हिल्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट। तो देख लेते हैं एक बार कृष्णा को, कृष्णा रिवर ओरिजिन महाबलेश्वर, है ना, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर, इसका महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। लाइट कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हाँ, महाबलेश्वर कहाँ पर है? ये वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो कहाँ से क्रॉस करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से इसके एरिया हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, 4 स्टेट से क्रॉस करता है। कुछ ट्रिब्यूटरी है जो बहुत फेमस है इसकी, लाइक भीमा, कोयना एंड तुंगभद्रा। तो 3 रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट भीमा, रिवर, एंड सेकेंड कोयना रिवर, एंड थर्ड तुंगभद्रा, ओके, तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा, देखो ये तीनों रिवर इंपॉर्टेंट है ना, और एक देखो क्योंकि जो तुंगभद्रा जो भीमा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है एक मुसी रिवर। तो मुसी रिवर पे हैदराबाद है, ठीक है, तो रिवर ऑफ मुशी, है ना, रिवर ऑफ मुशी, और इस पे हैदराबाद है, ठीक है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीमा की। और बात कर लेते हैं कोयना रिवर। कोयना रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन 1963 में कोयना में बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था। कोयना में डैम बना था ना, कोयना पे डैम बनाया गया था, और 1963 या 64 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। यहाँ पे लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे कोयना डैम अर्थक्वेक में।
कोयना जो डैम, कोयना रिवर पर जो डैम बनाया गया था, उसकी वजह से उस एरिया में अर्थक्वेक आया था और उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मार गए थे। तो कोयना रिवर हमेशा न्यूज में रहता है। और जो तुंगभद्रा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर जो एरिया है गंगा के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया है। तुंगभद्रा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितने में एक हाथी बैठता था, हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है, जितने में एक हाथी बैठ सकता था उतने में 100 लोग खाना खा सकते थे, उतने एरिया के, मतलब उतने एरिया के प्रोडक्शन से। तो दैट वाज द मोस्ट फर्टाइल लैंड। तो ये है, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि थी ये तुंगभद्रा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे भीमा, समझ गए, भीमा की ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर, उसपे हैदराबाद है। और कोयना रिवर अर्थक्वेक से रिलेट करता है। और तुंगभद्रा जो उसकी जो लैंड है, उस लैंड में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी थी। और तुंगभद्रा के पास में ही विजयनगर एम्पायर था, हम्पी वहीं पर थी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कावेरी रिवर। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, ये कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो है ब्रह्मगिरी, है ना, ब्रह्मगिरी है। कावेरी का ओरिजिन है वो है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी माउंटेन, ठीक है। और ये पता है आपको कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में है। तो कावेरी नदी जो है वो वेस्टर्न घाट से फ्लो करती है और ये तमिलनाडु में आकर, तमिलनाडु ये यहाँ फ्लो करती है। कावेरी नदी की एक सहायक नदी भी है, पेरियार नदी, और ये माउथ है इसका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो ये है, तो कृष्णा, कावेरी, और जो कावेरी रिवर में ही नेचुरल गैस मिला है। तो नेचुरल गैस डिपॉजिट्स जो है वो कावेरी रिवर बेसिन है, ठीक है। तो नेचुरल गैस है नेचुरल, सॉरी, हाँ, तो नेचुरल गैस डिपॉजिट मिले हैं वो इसी एरिया में मिले हैं। नेचुरल गैस डिपॉजिट्स जो मिले हैं वो इसी एरिया में मिले हैं, कावेरी बेसिन में, ठीक है, कावेरी बेसिन में नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन, और सॉरी कावेरी बेसिन, कृष्णा बेसिन। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस लेवल पर, ओरिजिन कहाँ पर है, किस स्टेट में फ्लो करता है, माउथ क्या है, अगर कोई विशेष कोई फीचर है, लाइक जैसे हमने कहा कि इसमें केजी बेसिन में, कावेरी बेसिन में गैस, नेचुरल गैस डिपॉजिट्स मिले हैं। तो रिलायंस यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है, आपको पता ही होगा, न्यूज में अक्सर आता रहता है केजी बेसिन। तो ये है आपका। और ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बाकी जो लेक्स हैं, लेक के बारे में पूछा है इन्होंने, एनसीईआरटी दिया हुआ है, तो लेक के बारे में एक बार देख लेते हैं। लेक ऑफ इंडिया इसी में है वो, लेक्स कुछ इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात कर लेंगे हम। लेक्स ऑफ इंडिया ज्यादा नहीं है, कुछ लेक के बारे में बात करेंगे जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे लेक की, तो पहला जो कुछ है फेमस है, जैसे इसमें बुलर लेक है ना, बुलर लेक ये आपको पता ही होगा, बुलर लेक। सेकंड है इसमें डल लेक, डल लेक। नेक्स्ट है सांबर लेक, सांबर लेक, सांबर लेक। एंड नेक्स्ट है चिल्का लेक, चिल्का लेक। एंड नेक्स्ट है इसमें बेम्बनाद, बेम्बनाद लेक,
वेमनाद लेक। नेक्स्ट है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। नेक्स्ट इज कोलेरू लेक, और एक लेक और है जो इम्फाल में मणिपुर में है, कि नाम नहीं याद आ रहा है, मणिपुर में, जिसपे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या नाम है उस लेक का? बता सकते हैं कुछ? ठीक है, तो चलिए वो याद आ जाएगी, बता देंगे हम। और ठीक है, तो उस लेक का नाम है लोकटक, याद आ गया मुझे, लोकटक लेक। तो इसका कुछ फेमस लेक की बात करें, देखो बुलर लेक कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, तो लिख लीजिए जम्मू कश्मीर इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। एंड सेकेंड इज द डल लेक, डल लेक नियर विद श्रीनगर, ये भी जम्मू कश्मीर में है। डल लेक, डल लेक जो है वो काफी खतरे में है। डल लेक का जो एरिया है वो बहुत ही कंसाइज हो रहा है, तो डल लेक ये काफी खतरे में है। और इसको यहाँ पर लोगों को जो हाउस बोटिंग करते थे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, यहाँ पर लिमिटेशंस लगा दिए गए हैं। अब वहाँ पे हाउस बोटिंग करने की इजाजत नहीं है, और टूरिज्म को भी कंट्रोल किया गया है। तो कभी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कौन कौन सी ऐसी लेक है जो खतरे में है, तो डल लेक भी खतरे में है, ठीक है। तो डल लेक इन जम्मू कश्मीर, अगर आप मैप में देखोगे तो नहीं मिलेगा ये, हाँ गूगल मैप सर्च करोगे तो मिल सकती है, एटलस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सांबर लेक, सांबर लेक कहां पर है? यस, सांबर लेक राजस्थान, ठीक है। ये भारत की सबसे अधिक खारी झील है, मोस्ट सलाइन लेक, इंडियाज मोस्ट सलाइन लेक, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर लेक, दैट इज इन राजस्थान। ये जयपुर और अजमेर के बीच में है एक्चुअली। और यहाँ पर एक लेक और है, शायद आपको पुष्कर लेक है ना, पुष्कर लेक भी है, पुष्कर लेक, पुष्कर लेक भी है यहाँ पे। और चिलिका लेक पता ही है, उड़ीसा में है ना, चिलिका लेक, लार्जेस्ट सिलाइन लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। वेम्बनाद, अच्छा इसमें शायद बी है, ये है ना, बी है, वेम्बनाद लेक इन केरला, वेम्बनाद लेक इन केरला, वेम्बनाद लेक इन केरला। और नेक्स्ट है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक इज इन यस आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बहुत फेमस लेक है कोलेरू लेक। एंड लोकटक लेक इज इन मणिपुर, लोकटक लेक मणिपुर में है, ठीक है। बाकी तो देखो लेक तो बहुत सारी हैं, बट जो लेक न्यूज में आ गई या किसी वजह से कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो उस वजह से वो लेक पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी लेक हैं, है ना, तो ये है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो चैप्टर में, ज्यादा और कुछ खास इसमें है नहीं। अच्छा, इसमें पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बुलर लेक लोकेटेड, है ना, तो इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इज द बुलर लेक, है ना, तो लोकेटेड, दैट इज
राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर। सेकंड इसमें है क्वेश्चन, द रिवर नर्मदा हैज its source at, the river Narmada has its source at Satpura, Brahmagiri, Amarkantak slope of Western Ghat। तो अमरकंटक। हाँ, अमरकंटक। Which one of following lake is a salt water lake? Which one of the following is a lake is a salt water lake? सांबर लेक, डल लेक, बुलर लेक, गोविंद सागर, है ना? तो सांबर। Which one of the following is the longest river of the peninsular India? Longest river? गोदावरी। Yes. Which one amongst the following river of the Rift Valley, through a Rift Valley? Mahanadi, Krishna, Tungabhadra and Tapi. तापी। Yes, good. So what is the mean to why the water divide? Give an example. Question है इसमें, what is mean to why a water divide? Give the example. Water divide means is a landform, is a area who divide natural water, है ना? That is example of Aravalli is also example, Himalaya is also example, and Western Ghat is also example, Satpura and Bandhanchal is also example। तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? तो पूछा इन्होंने what is mean to why water divide? तो water divide means water shed area। तो ऐसा एरिया जो वाटर को डिवाइड करता है, हिमालय भी डिवाइड करता है, अरावली भी डिवाइड करता है, तो कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें, which is the largest river basin in India? गंगा। गंगा, okay। Where do the river Indus and Ganga river, where do the rivers Indus and the Ganga river their origin? तो दो इंडस origin in Tibet, मानसरोवर। हाँ, and Ganga in Gangotri in Uttarakhand। Okay, and name the two head stream of Ganga. Where do they meet from the Ganga? The name the two head stream of the Ganga. Where do they meet to form the Ganga? अलकनंदा एंड भागीरथी। मैंने आपको बोला था अलकनंदा एंड भागीरथी टू हेड स्ट्रीम मर्ज एज ए गंगा इन देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये दोनों मिल जाती हैं। Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have the less silt? ये तो फिर नहीं है। हाँ, which two peninsular river flow through टफ? कौन सा है? चलिए, स्टेट द नेम इकोनॉमिक बेनिफिट रिवर्स लेक। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 3 या शायद कौन सा था 3, कंटेम्परेरी इंडिया। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट पे हमने बहुत सारी बातें कर ली है, वैसे तो फिर भी देख लेते हैं एक बार को कि क्या कहता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को आप जब भी समझिए अकॉर्डिंग इंडिया, अकॉर्डिंग वर्ल्ड, अकॉर्डिंग ग्लोब, क्लाइमेट डिसाइड horizontally means as a latitudinal base in globe। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो क्लाइमेट डिसाइड अकॉर्डिंग लैटिट्यूड। ओके, अगर हम बात करते हैं इन इंडिया, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हेडिंग डाल दीजिए, चलिए क्लाइमेट। क्या देखते हैं क्लाइमेट में क्या है और कैसे इस टॉपिक को इन लोगों ने किया है एनसीईआरटी में।
क्लाइमेट। पहले तो उन्होंने एक ये चीज समझाने की कोशिश की है कि हाँ, 3 वर्ड दिए उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में। सबसे पहला उन्होंने वर्ड दिया है व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज अ सीजन एंड seasons and what is the monsoon। 3 वर्ड को उन्होंने पहले पैराग्राफ में डिफाइन किया है। ओके, यही बात हो रही है। एंड सेकंड थिंग, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, है ना, फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडियाज क्लाइमेट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। एंड ठीक है, पहले इसको डिसाइड, उसकी बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये क्लाइमेट, वेदर, सीजन एंड मानसून, इन तीनों में डिफरेंस पता है? कई बार हम लोग डिस्कस किया है ना। देखिए, दैट इज दे आर सिमिलर टॉपिक, है ना, ये सिमिलर टॉपिक है। किसी भी एरिया का अगर क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, किसी एरिया का वेदर डिसाइड करते हैं, किसी एरिया का सीजन डिसाइड करते हैं, we discuss only 2 things. First is temperature and second is humidity, है ना, humidity, या कह सकते हैं रेनफॉल। रेनफॉल पार्टिकुलर रीजन या ह्यूमिडिटी, किसी एरिया का अगर हम किसी एरिया का अगर हम टेम्परेचर डिसाइड, क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, वेदर डिसाइड करते हैं एंड सीजन डिसाइड करते हैं, देयर आर ओनली 2 थिंग्स, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, 2 चीजें डिसाइड करते हैं। हम लोगों ने पहले भी इसको देखा है, फिर भी समझ लेते हैं। हम मान लीजिए अगर हम किसी एरिया का विद इन आवर, है ना, विद इन डे, विद इन मंथ, है ना, अगर हम इस पे इन हिसाब से हम चीजों को हम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड रेन, है ना, एंड या ह्यूमिडिटी, इसको हम डिसाइड करते हैं। 2 ही बातें लिखते हैं, चलिए, इसको टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वही ठीक है। देखिए, ये हम लोगों ने पहले भी हम लोग इस टॉपिक को कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें आप बता दीजिए, अगर हम किसी भी एरिया में, एरिया का 1 आवर, है ना, एंड 1 डे एंड 1 मंथ, ठीक है, इनका हम किसी एरिया का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी अगर डिसाइड देखते हैं, मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज वेदर। ओके, तो हम उसको क्या कहते हैं? वेदर।
पहले भी हमने डिसाइड किया, अगर किसी भी एरिया का हम विद इन डे, विद इन आवर, विद इन वीक, विद इन मंथ वी कंसीडर द पर्टिकुलर एरिया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इज नोन एज अ वेदर। सपोज कीजिए कि आज किसी समय धूप है, अभी इस समय क्या हो रहा है, कभी सर्दी बहुत ज्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रहा है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आजकल के लिए कि यार सीजन चेंज हो गया अचानक से, हम क्या बोलते हैं आज मौसम खराब है, हम ये नहीं बोलते आज सीजन खराब है, आज मौसम खराब है, आज मौसम अच्छा है। तो पर्टिकुलर वन डे, वन वीक विद इन आवर, विद इन डे इज नॉन एज अ वेदर। और सिंपल सा है, अगर हम 3 मंथ है ना, 3 मंथ्स के एवरेज को कंसीडर करते हैं, क्या क्या, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, है ना, एंड ह्यूमिडिटी, दैट इज नॉन एज सीजन, है ना, सीजन्स कहते हैं इसको, 3 महीने का। अगर हम 25 ईयर, शायद 25, 35 ईयर्स के टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे और ह्यूमिडिटी को पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। ये बहुत बार बता चुके हैं आपको, ठीक है, शायद 35 ईयर ही है जहां तक मुझे याद है। तो विद इन आवर, विद इन डे, विद इन वीक we decide या we measure या we observe temperature and humidity is known as weather. If we observe within 3 month average temperature and humidity, यानी सीजन चेंज होता है 3 महीने में, और किसी एरिया के हम 35 ईयर का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो हम उसको क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट था इसमें मानसून। मानसून क्या है? अगर हम आप एनसीईआरटी को देखोगे, उसमें लिखा होगा मानसून वर्ड इज द मॉसिन फर्स्ट फ्रॉम अरेबियन वर्ड। ये सब अब नहीं, यूपीएससी नहीं पूछता है कि मानसून का शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, नहीं, सिंपल सा देखते हैं मानसून है क्या। तो मानसून इज ए विंड, है ना, इज ए विंड, मानसून इज ए विंड, एक विंड है, एक तरह से सीजनल फिनोमिना है, ओके। मानसून इज ए विंड in South and Southeast Asia and Southeast Asia. Mouth is a wind in South and Southeast Asia, है ना। In at June to September, south west to northeast. और अच्छा डेफिनेशन निकल के आया है, समझिए इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। ये बुक्स में नहीं है, हमने एक लाइन में सारा कुछ कवर किया है। व्हाट इज द मानसून? तो मानसून इज ए विंड, ओके। द लोकेशन ऑफ मानसून या एरिया ऑफ मानसून, साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया, Southeast Asia, that is the area, okay. Time period June to September. The direction of monsoon southwest to northeast. सारी चीजें कंप्लीट है ना। क्या क्या हमने इसमें कंप्लीट किया है, देखिए। अगर कोई पूछे व्हाट इज मानसून, वो हमने कवर किया है। एरिया ऑफ मानसून वो हमने कवर किया है, ओके। एंड टाइम ऑफ मानसून वो हमने कवर किया है, एंड डायरेक्शन ऑफ मानसून वो हमने कवर किया है, ठीक है। अब इसके बाद अब आप यहां लिख सकते हो इज रिस्पॉन्सिबल
है ना, रिस्पॉन्सिबल रेनफॉल, बस इतना कर सकते हो, सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता चल गया, क्या है ये रेनफॉल के लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी एक सेंटेंस में कंप्लीट है सारा कुछ। ऐसे आपको सीखना है लिखना, और ऐसा नहीं है ये ग्रामर है, ऐसा बात नहीं है इंग्लिश ग्रामर नहीं होता, इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश में सबसे लिखने के लिए, इंग्लिश लिखने में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करता है ग्रामर ही, है ना। हम लोग बचपन में, बच्चों के 9th-10th में पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कुछ वैसा यूज है कि हम कई सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में मर्ज करते थे कुछ कुछ चीजों को लेके, वही चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इतनी चीजें एक सेंटेंस में है, व्हाट, एरिया, टाइम, डायरेक्शन एंड इंपॉर्टेंस, तीनों चीज है। ठीक है, तो बाकी हम लोग मानसून क्या है क्या नहीं है, क्या रीजन है वो आगे पढ़ेंगे। और बस लास्ट में हम ये कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। अच्छा पहले बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है नाजुका अप्रोच? सर हाँ सर जून टू सितंबर में ही सिर्फ ऐसा होगा, बाकी सब में? जो मानसून का टाइम है वो यही है, जून टू सितंबर। अभी जो तो रेनफॉल, बाकी हाँ हाँ, बाकी टाइम जो रेनफॉल हो रहा है इंडिया में या किसी पर्टिकुलर पार्ट में इंडिया के या किसी भी रीजन में, वो मानसून नहीं है। जैसे आफ्टर सितंबर, जैसे अभी जो रेनफॉल हो रहा है लास्ट दिसंबर मंथ में हुआ तमिलनाडु में, हो सकता अभी भी हो रहा हो, दैट इज रिट्रीट मानसून, है ना। देखिए क्या है, अभी इस समय इंडिया में जैसे ये रीजन है, अगर इंडिया में इस तरफ रेनफॉल हो रहा है ये वाला रीजन में, ओके, आफ्टर सितंबर दैट इज अ रिट्रीट मानसून, ये रिट्रीट मानसून है, लौटता हुआ मानसून। अगर प्रेजेंट टाइम में जो रेनफॉल नॉर्थ इंडिया में हो रहा है आज के समय में, आजकल में, तो ये जो रेनफॉल है इस रीजन में, दैट इज रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस जो ये जो रीजन है, यहाँ जो बारिश हो रही है अभी दिल्ली में या इस रीजन में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दैट इज रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये और जो मानसून है, हमने क्या लिखा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये एंट्री करता है, ये दैट इज द मानसून, ये मानसून है। ठीक है, ये है, और ये जून टू सितंबर ही रहता है। यस, कोई डाउट और कुछ? नहीं सर। ठीक है, नाजुका क्लियर है? यस सर। कोई जरूरत नहीं बहुत कुछ ऐड करने का, सारा कुछ क्लियर है, तो देख के खुश हो जाएगा सामने कि ना यार सब कुछ तो दे रहा है। तो अभी हम बात करते हैं इफेक्टिंग फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर हैं तो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को सारे पता है, हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं डिस्कस किए भी है। तो यस सर। सबसे पहला देख लेते हैं फिर भी, लैटिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड कैसे करते हैं आप लोग समझ रहे हैं ना, नहीं समझे तो कल बता देंगे। दूसरा एल्टीट्यूड, थर्ड है प्रेस, विंड्स, विंड्स, है ना, विंड्स, एंड फोर्थ है इसमें, चलिए अपनी तरफ से कुछ लिख देते हैं। फोर्थ है डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सी, and surface water, surface water, okay, and human activity, human activity, ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये कुछ फैक्टर हैं। देखो अच्छा, लैटिट्यूड आप समझ गए, लैटिट्यूड मतलब जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ जाएंगे रेनफॉल कम होगा, है ना ये। अच्छा, एल्टीट्यूड कैसे करता है इफेक्ट? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड करता है कि नहीं? एल्टीट्यूड मींस हाइट फ्रॉम सी लेवल। देखिए जैसे मान लीजिए अगर उत्तर, जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में रेनफॉल हो रहा है सपोज कीजिए 75 सेंटीमीटर, उत्तराखंड में
100 सेंटीमीटर मान लीजिए दिल्ली में, एंड उत्तराखंड में जाएंगे तो दैट इज विल बी 75%, और हिमाचल में जाएंगे तो ये 50% रह जाएगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, कंपोजिशन, वो डिक्रीज होता है। यानी हाइट पे जाने पर मॉइस्चर डिक्रीज होता है, जब मॉइस्चर डिक्रीज होगा तो रेनफॉल भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऊंचाई पे बढ़ने पर रेनफॉल कम होता है। एंड विंड्स, सीधी सी बात है, विंड्स जिधर चलेगा उधर हवा होगी। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो एवरेज रेनफॉल डिक्रीज होगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ है, जितनी बारिश वेस्ट बंगाल में हो रही है उससे कम बिहार में होगी, उससे कम ईस्टर्न यूपी में होगी, उससे कम वेस्टर्न यूपी में होगी, क्योंकि जितनी बारिश महाराष्ट्र में हो रही है उससे कम एमपी में होगी। यानी जैसे जैसे सम ओशनिक रीजन से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेनफॉल डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है, वो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मीन्स अगर किसी एरिया में जैसे रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, तो सरफेस वाटर जब कन्वेंशन रेनफॉल होता है तो उसके लिए सरफेस वाटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सरफेस वाटर जो कन्वेंशन रेनफॉल है, कन्वेंशनल रेनफॉल आप पता ही है कि पहले एरिया का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर सरफेस वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर एंड दैट राइज अप। आफ्टर राइज अप the condensation process will be active, and due to the condensation water vapor convert into water drop, है ना, यही वाटर ड्रॉप एज रेनफॉल कन्वर्ट होता है। तो सरफेस वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी, अगर सरफेस वाटर को जितना ह्यूमन एक्टिविटी कम हो रहा है वैसे ही हो रहा है। आपने देखा भी होगा, लोग बोलते हैं कि यार अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ है तो रेनफॉल कम हुआ है, तो लेक खत्म हो गए, कैनाल कम हो गया, पॉन्ड्स खत्म हो गया, रिवर का एरिया कम हो गया, तो इससे क्या होगा, सरफेस वाटर कम हो रहा है। तो सरफेस वाटर कम हो रहा है तो मानसून भी इफेक्ट हो रहा है, ये है रीजन। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट हम लोग कल टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, क्या है, ठीक है, कल बात करेंगे द इंडियन मानसून। कल हम लोग टॉपिक करेंगे द इंडियन मानसून। वैसे ज्यादातर तो हमने डेफिनेशन तो आपको बता ही दी है, ठीक है, बस केवल इसका कुछ कुछ बताना है कि कैसे आता है मानसून। बाकी सारी चीज आपको क्लियर है, टाइम पता है, एरिया पता है, एंड डायरेक्शन पता है, और रिजल्ट पता है, बट कुछ क्या क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं मानसून लाने के लिए, जैसे जेट स्ट्रीम है ना, और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। तो क्या रीजन है कि वो जून के फर्स्ट वीक में ही मानसून आता है, तो वो सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ।